कनेक्शन थोड़ा वीक लग रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके हाँ ओके। अच्छा, तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने उस दिन किया था, पैवलव ने दिया है। देखो, डॉग वाली थ्योरी के बेसिस पे ना काफी आपको टर्मिनोलॉजी आ जाती है। जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जैसे हमने लॉज किए थे उस दिन, उसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं कि यानी इस थ्योरी से रिलेटेड हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें पैवलव ने ही दिए हैं, तो वो कुछ टर्म्स हैं जो आपको सीखनी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट एक टर्म आती है लेटेंसी, इसे हम हिंदी में विलंब कहते हैं, यानी देरी। ये लेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हम लेट कह रहे हैं, इसके अंदर लेट क्या चीज हो रही है? कहता है इसके अंदर अगर हम कनेक्शन को लेट बनाएंगे या फिर हम यूसीएस, जैसे हमने उस दिन हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि हम सीएस को यूसीएस से अटैच कर रहे हैं, है ना। ये हमारा सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग है कि हम अटैच कर रहे हैं। तो कहता अगर हम, मतलब उसने, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि 0.5 सेकंड्स का उसने डिफरेंस रखा था, बहुत कम डिफरेंस था। तो अगर हम इसे 5 मिनट कर देते हैं बढ़ा के, या फिर ये जो यूसीएस है यहाँ पे अटैच होना जो है लेट हो जाता है किसी भी वजह से, अगर बेल तो बज गई, ठीक है, लेकिन जो फूड आना था वो अभी तक नहीं आया, तो क्या नहीं होगा? तो दोनों चीजों की एसोसिएशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब टाइमली वो चीज आनी चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। जो आपने स्पेसिफिक टाइम उस चीज के लिए रखा है, या जो भी मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको ये पता होना चाहिए कि अब आने वाली है चीज, ठीक है। तो लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी टर्म आती है कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब ना निरंतरता से है, यानी कॉन्टिन्यूअस से है, कि जितनी बार भी सीएस आएगा साथ में यूसीएस आएगा ही आएगा जब तक आपकी एसोसिएशन चल रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप बेल बजा रहे हो तो साथ में खाना जो है हर बार अटैच होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए जब तक एसोसिएशन सिखा रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि बेल तो बज गई, एक बार खाना आ रहा है, दूसरी बार आप भूल गए हो, या फिर खाना आ रहा है तो बेल भूल गए हो, ठीक है। दोनों ही चीजें जो हैं आपस में एसोसिएट होने के लिए उनका कंटिन्यूअस आना, यानी हर बार बेल और फूड का इकट्ठे ही आना उतना ही जरूरी है, तभी उसका कनेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है और यहाँ पे इकट्ठे आने की, मतलब हर बार आने की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। नेक्स्ट एक टर्म उसने दी है जिसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, जनरलाइजेशन। इसके अंदर क्या वो हमें बताता है, कहता है पहले ना डॉग जो है, सामान्यकरण जिसको हम कहते हैं, जनरलाइज जब हम कर लेते हैं चीजों को, तो डॉग ने ना जनरलाइज कर लिया था। अब जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब है कि एक ही स्टिमुलस के ऊपर एक जैसा रिस्पॉन्स देना। मतलब सॉरी, उल्टा मैंने बना दिया इसको। डिफरेंट स्टिमुलस, डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली इसको हम कहते हैं, और सेम रिस्पॉन्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी अभी मैं आपसे पूछूंगी, आप ही बताना। देखो इसके अंदर डॉग क्या करता है कि कहीं भी कोई भी बेल बज रही है, मान लो बेल क्या है यहाँ पे, बेल स्टिमुलस है ना, कि बेल हम बजा रहे हैं तो वो रिस्पांस क्या आ रहा है उसका, मतलब वो उसके मुंह से लार टपक रही है। तो मान लीजिए उसने मंदिर की बेल बजाई या कहीं और की बेल बजाई, कोई और भी बेल बज, कहीं भी कोई बेल बज रही है, कुछ भी बेल बज रही है, तो वो डॉग क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है।
यानी कि उसे वो स्पेसिफिक जो एक विशेष तौर पे जो उसी के लिए रखा गया है अभी तक वो नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि उसने चीजों का सामान्यकरण कर लिया है, वो हर बेल के ऊपर सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है कि अब बेल बजी है, किसी भी तरीके की बेल बजती है तो उसको लगता है लो जी खाना आने वाला है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि जब कोई भी अगर डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली, ठीक है, सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखने वाले लेकिन विभिन्न, ठीक है, विभिन्न एक जैसे दिखने वाले उद्दीपकों के ऊपर एक जैसी प्रतिक्रिया देना, यानी कि एक ही रिस्पॉन्स देना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। तो डॉग को पहले तो शुरुआत में क्या होती है, जनरलाइजेशन होती है, यानी कि उसको समझ नहीं पाता इस कॉन्सेप्ट को, और कहीं भी बेल बजती है तो सेम ही रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, फिर दूसरा उसको क्या, फिर उसके बाद उसको क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद कर लेता है वो। डिस्क्रिमिनेट कर पाने का मतलब है डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली में से अपना राइट स्टिमुलस चूज करना और उसी के ऊपर रिस्पॉन्स देना। ठीक है, यानी जब उसने कुछ टाइम बाद, यानी कि वो ऐसे करता रहा, वो देखता रहा कि इसको बेल की पहचान हुई है कि नहीं हुई है, तो उसने कुछ टाइम बाद जब उसको उसी बेल के ऊपर, यानी कि सेलिब्रेट किसके ऊपर किया, उसी बेल के ऊपर किया जिसके साथ खाना आता था, बाकी किसी भी बेल के ऊपर डॉग ने सेलिब्रेट नहीं किया। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। यस। ठीक है, हाँ, तो उसने ना उसी के ऊपर सेलिब्रेट किया, यानी कि राइट रिस्पॉन्स देना, राइट स्टिमुलस के ऊपर, आप ये भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली में से अपना राइट स्टिमुलस को चूज कर लेना। उसको हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कहते हैं, कि इतने सारे स्टिमुलस में से अपना राइट स्टिमुलस चूज कर लेना। ठीक है, देन चीज क्या आती है, नेक्स्ट आता है जी एक्सटिंक्शन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सटिंक्शन, इसका मतलब होता है विलोप, यानी गायब हो जाना। ठीक है, अब एक्सटिंक्शन कब हो जाती है, देखो जैसे हमने क्या किया था, हमारे सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग में हमने सीएस को यूसीएस से अटैच किया था, यानी कि उनको पता चल गया कि जब भी बेल बज रही है मेरा खाना आ रहा है। उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर कंडीशनिंग पे गए, तो हमने क्या किया, अकेला सीएस दिया। ठीक है, अकेला सीएस देने के ऊपर उसका क्या आ गया, सीआर आ गया, यानी कि उन्होंने सही रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स दे दिया। फिर से मैंने सिर्फ बेल बजाई, फिर सीआर, उसने फिर से सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। फिर मैंने बेल बजाई, फिर से सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। फिर मैंने बेल बजाई, फिर से सलाइवा। क्या मैं अकेली बेल बजाती रहूंगी और डॉग जो है वो सेलिब्रेट करता रहेगा? नो मैम, एक टाइम के बाद उसे लगेगा कि इससे फूड नहीं आ रहा, तो वो उससे हाँ, अलग वो हो क्या जाए। करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक टाइम आएगा जब उसे लगेगा लो खाना तो आता ही नहीं है, ये तो बेल ऐसे ही बज रही है ना। एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है क्या हो जाएगा, उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, यानी कि वो बंद, वहां पे ही गायब हो जाएगा वो। ठीक है, अब जब गायब हो गया, इसको तो हम एक्सटेंशन कहते हैं, यानी कि गायब इन द सेंस कि वो मिस हो गया। ठीक है, और इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, एक और चीज होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है उसी वक्त, सॉरी अचानक से, उसी वक्त नहीं, अचानक से। ठीक है, रिकवरी का मतलब फिर से पुनरावृत्ति, जिसको हम कहते हैं कि फिर से हो जाना। ठीक है, फिर से उसको याद आ जाना। अब वो क्या भूल गया था यहाँ पे वो इस एसोसिएशन को भूल गया था, क्योंकि हमने अटैच नहीं ना किया, इसलिए उसने भुला दिया उस एसोसिएशन को। अब अगर कहता है आप देते रहिए, मतलब हमने अटैच अभी भी नहीं करना। ठीक है, ये स्पेशली मेंशन्ड है बुक के अंदर या कहीं भी थ्योरी जहाँ पे दी है कि ये और ये अगर आप फिर भी अटैच नहीं करते हो, फिर भी आप बेल बजाते रहते हो, एक बार नहीं देगा रिस्पॉन्स, दूसरी बार नहीं देगा, तीसरी बार नहीं देगा, एक वक्त फिर से ऐसा आएगा कि उसको लगेगा खाना आ गया है, या सॉरी खाना आने वाला है, तब वो आपको कंडीशनड रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जब उसकी क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, उसे फिर से वो एसोसिएशन अगर याद आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये काफी वक्त लेती है ये चीज, क्योंकि वो एक बार एसोसिएशन को क्या कर चुका है, बीच में से मिस कर चुका है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब उसको अचानक से याद आएगा कि अच्छा इस बेल के साथ तो ना मेरा खाना आता था, और वो फिर से सेलिब्रेट करेगा, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इज इट क्लियर? यस मैम।
सारी टर्म्स क्लियर है? ठीक है, इजी है वैसे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लास्ट की चार जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। ये रिकॉल थ्योरी पे बेस्ड है ना, कि कोई चीज अगर हमने पहले उसकी एक्सरसाइज कर रखी है, उस समय के लिए वो गायब हो गया, फिर से अगर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की तो हम रिकॉल कर सकते हैं। राइट राइट, रिकॉलिंग पे है, लास्ट के दो जो है वो रिकॉलिंग के ऊपर है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकता है आपको। जैसे एक बार ना एग्जाम्पल क्या आया था, एक बार एग्जाम्पल आया था कि एक बच्चा जिसको गुलाब के फूल से कांटा चुभ जाता है, ठीक है, उसके बाद वो हर लाल चीज को देख के रोने लगता है। कौन सी टर्म है ये? है हाँ जी, आप कौन लास्ट सी? लाइन क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन क्या बोलेंगे, कौन सी? हाँ, मैंने बोला कि एक बच्चा है जिसको गुलाब के फूल से कांटा चुभ जाता है और वो रोने लगता है, ठीक है, उसके बाद वो हर लाल चीज को देख के रोने लगता है। जनरलाइजेशन हो सकता है। वहाँ पे उसने जनरलाइज कर लिया कि अब मतलब इससे रेड है, फ्लावर है, तो इससे मुझे कांटा चुभेगा, तो उस तरह हर रेड चीज से उसको एक अंदर से बैठ गया डर की इसमें चुभ जाएगा। हाँ जी, तो ये जनरलाइजेशन है। अब रोना यहाँ पे क्या है, वो एक सिमिलर रिस्पॉन्स है, और रेड यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली है, यानी कि एक जैसे दिखना। लाल रंग की कोई भी चीज जो उसे अलग अलग चीजें हैं, चाहे चाहे वो फूल था, कोई और लाल चीज, क्या पता उसे कोई कपड़ा दिखा हो, कोई कुछ और दिखा हो, ठीक है, लेकिन उसने उस चीज को देख के रोना शुरू कर दिया, विच मीन्स गिविंग सेम रिस्पॉन्स ऑन डिफरेंट सिमिलर स्टिमुली। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। इस टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत कई बार, मतलब हर बार नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सीधा भी आ जाता है। सीधा जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एक ही चीज पे मतलब ये मैम एग्जांपल आया हुआ है, ये मैंने भी पढ़ा है मैम, ये एग्जांपल ना, ये एग्जांपल आया हुआ है, ये रेड वाला जो बता रहे थे ना आप। हाँ, हाँ, मैंने ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पढ़ा है। इस टाइप से ही आते ज्यादातर ये कुछ। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा आते हैं इन टर्मिनोलॉजीज के। ठीक है, हाँ, एक्सटिंक्शन पे भी मुझे ना क्वेश्चन, खिलौने वाला कोई फादर वाला क्वेश्चन था उन्होंने दिया हुआ, ऐसे ना एग्जैक्ट कई बार याद भी नहीं रहता, बट ऐसा था कि एक बार कि बच्चा पता नहीं मार्केट लेके गए जाते हैं उसके फादर, या पता नहीं वो कहता है कि खिलौना दिलाना है और वो दिलाते नहीं है, मतलब एक बार दिलाते हैं, दूसरी बार ऐसे दिलाते नहीं है, तो वो धीरे धीरे मतलब वो चुप हो जाता है, पता नहीं वो भूल जाता है, ऐसा कुछ है। वो एक्सटिंक्शन के ऊपर था, क्लियरली पढ़ के पता चल रहा था, एग्जैक्टली मैं भूल गई हूँ उसको एग्जाम्पल को, बट वो एक्सटिंक्शन के ऊपर था कि वो अपना जो एसोसिएशन था वो बच्चा भुला देता है उस चीज को। ठीक है, तो ये बात हुई पैवलॉव की थ्योरी की। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे आ जाते हैं। जो हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं वो हमारी एसआर थ्योरीज हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें स्टिमुलस दिया जाता है और रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलस दिया और रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, थर्ड थ्योरी हमारी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दी है जी स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने दी है, और बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। ठीक है, वन ऑफ द नोन बिहेवियरिस्ट हैं ये, इसलिए इनकी थ्योरी काफ़ी पूछी भी जाती है और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, और इन्होंने काफ़ी कुछ अदर चीज़ें भी हमें दी हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेंट जो वर्ड है, हिंदी में हम इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे भी हम कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो किसको कंडीशन करेंगे, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है इनका? व्हाइट रैट। ठीक है, व्हाइट रैट के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट है। देन ऑपरेंट का शब्द का यहाँ पे जो मीनिंग है ना, इसको एक मतलब जैसे जैसे आपका एचपी का पेपर है ना, क्या नाम है, मेन का, तो वहां पे जब भी ऑप्शन में आता है वो लोग ऑपरेंट कम लिखते हैं, वो लोग इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा लिखते हैं कि यस मैम, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, जब भी इंस्ट्रूमेंटल लिखेगा तो समझ लेना ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहा है।
स्किनर की थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोल दिया जाता है, अदर नेम है, और ज्यादातर एचपी के एग्जाम्स में ये यूज होता है वर्ड, ठीक है। देन प्रोग्राम आपकी इंस्ट्रक्शन भी इसी से रिलेटेड है मैम, एक्सक्यूज मी, हाँ क्या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। हाँ जी इसी से रिलेटेड है, इनकी इसी थ्योरी की देन है वो, मतलब एक कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल। अच्छा, वो तो अगर मान लो कि इसका एक क्वेश्चन था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो किसके द्वारा मतलब किससे मिलती जुलती, तो उसमें दोनों ऑप्शन थे, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल। ना इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट तो सेम ही है, हाँ, एक बार सेम ही दोबारा है ना वो तो। सेम है, कुछ और होगा, एक बार दोबारा चेक करना, दीस आर बोथ द सेम नेम्स। हाँ बट ये क्वेश्चन अगर आया है, ये अगर क्वेश्चन आया ऑप्शन था, में होगा तो उनमें से एक ही होगा ना ये ऑप्शन में अगर क्वेश्चन होगा तो। मैंने देखा था मेडिकल के पीजीटी के एग्जाम में आई गेस, हाँ हाँ। जितना मुझे याद है शायद, हाँ एक लड़की थी वो लेती थी कोचिंग, तो उसका मेडिकल लाइन थी लेकिन उसकी पीजीटी में, तो उनको एक क्वेश्चन था, बट हाँ आंसर वाज इंस्ट्रूमेंटल, वहां पे लिखते ही इंस्ट्रूमेंटल है बोलो ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है। तो आपको इंस्ट्रूमेंटल भी याद रखना है और आपको ओपरेंट भी याद रखना है, जो भी आ जाएगा। देखो ओपरेंट वर्ड का यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ओवर्ट, ठीक है। स्किनर ने सिर्फ और सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर पे काम किया है, यानी कि बाहरी जो दिख रहा है उस बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, कोवर्ट के ऊपर काम नहीं किया। कोवर्ट क्या होता है, अंदर जो हमारे बिहेवियर चल रहा होता है, जैसे अगर हम फ्रूइड की बात करें तो उन्होंने हमारा माइंड पढ़ा है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सब चीजें, तो वो कोवर्ट है, यानी कि अंदर कॉग्निटिविस्ट जितने भी हैं उन्होंने हमारे अंदर से माइंड को, अंदर से बिहेवियर को पढ़ना चाहे। बट यहाँ स्किनर क्या कर रहे हैं, ओपरेंट मींस बाहरी तौर पे बिहेवियर को कंडीशन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ओपरेंट कंडीशनिंग की खास बात क्या है कि पिछली सारी थ्योरीज में, पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि इन्होंने किया क्या था व्हाइट रैट के साथ। तो याद है आपको व्हाइट रैट के साथ क्या किया था इन्होंने? मैम उन्होंने रिस्पॉन्स पहले करवाया था, स्टिमुलेट्स बाद में दिया था। कैसे? मतलब फूड पहले दे दिया था इसने रेड को, और लिवर दबाना उसने बाद में सीखा। वो बाहर निकलने के लिए कुछ लिवर दबा के इसको भी बाहर अगर हम निकलना फूड होता है। पहले दे देंगे वो तो फिर स्टिमुलस पहले हो गया। हाँ, फूड नहीं तो देते, आप रिस्पॉन्स पहले कराते हैं। हाँ जी, इसमें क्या तो था? पहले इसमें सिर्फ चूहे को बंद रखते हैं और वो चूहा बस इधर से उधर घूमता है और अचानक से उसका लिवर पे पैर दबता है तो वो राइट, बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तब उसको फूड मिलता है। बाहर नहीं तब आता तक उसके इसके अंदर। सामने हाँ वैसे आप ठीक बोल रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो इसके अंदर रीइंफोर्समेंट। हाँ रीइंफोर्समेंट अभी आएगा कि कैसे वो रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस ये है कि जब हम पहले रिस्पॉन्स आता है इस थ्योरी में, फिर स्टिमुलस आता है। इस थ्योरी का मेन क्रक्स ये है। ये दोनों जो थ्योरी आपने पढ़ी, जैसे वो क्या थी, एसआर थ्योरी थी, और ये क्या है, ये आरएस थ्योरी कहलाती है, यानी कि इसके अंदर प्रतिक्रिया पहले आती है और उद्दीपक बाद में आता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले कैसे आता है कि जैसे अभी रियांका ने बोला कि अगर चूहे को आप घर में भी, जैसे हम चूहा पकड़ लेते हैं, अगर पिंजरे में मतलब पकड़ लेते हैं, तो वो भागने की कोशिश करता है, मतलब बाहर आने की कोशिश करता है, छटपटाता है कुछ देर, है ना, रिस्पॉन्स करता है। हालांकि वो केज इतना खुला नहीं होता, बट स्किनर का केज जो था वो काफी खुला था, ठीक है। तो चूहा उसमें से उसको काटने की कोशिश कर रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था, विच मीन्स वो ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे रहा था, ठीक है। तो रिस्पॉन्स तो पहले से ही आ रहा था। अब बिल्ली तो जैसे उस थ्योरी में क्या था, बिल्ली तो खाने को देख के उठ के बाहर आने की कोशिश कर रही थी, अदरवाइज वो बैठी थी आराम से, ठीक है। लेकिन चूहा यहाँ पे ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। जब वो रिस्पॉन्स कर रहा था तो इस लिवर के ऊपर उसका पैर जो है, लिवर कह लो, बटन कह लो, कुछ भी कह लो, तो इसके ऊपर बाई चांस उसका पैर आ जाता है जब वो इधर उधर छटपटा रहा होता है, तो अंदर ही एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। वो प्लेट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उस प्लेट के बेंड होने से बॉल की शेप में चूहे को खाना आता है। अब खाना मिल गया, खाना क्या है, खाना स्टिमुलस है, ठीक है। यानी उसे धीरे धीरे चक्कर मारते 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 उसे ये समझ में आ जाता है कि यही वो जगह है जहां पे अगर मैं कूदूंगा या मैं इसको प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है। अब आता है, इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। अब बात आती है रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट की। तो
जो ऐसा स्टिमुलस, एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स के बाद में दिया जाता है वो किस चीज का काम करता है। एग्जैक्टली डेफिनेशन ही वो है रीइंफोर्समेंट की। वो किस चीज का काम करता है, वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है, यानी पुनर्बलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये उस क्या हो रहा था कि जब उसने पहली बार बाय चांस उसको पहली बार तो उसको पता ही नहीं चला ना कि मैंने लीवर दबाया तो खाना आया, वो तो बस ऐसे ही भाग रहा था। तो पहली बार जब उसको खाना आया तो उसको क्या मिल गया, एक तरह का सरप्राइज, ठीक है, कि अच्छा यहाँ तो खाना भी है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ जिससे खाना मिल रहा है। फिर उसने और चक्कर लगाए तो उसने देखा धीरे धीरे कि मैं यहाँ पे जब आ रहा हूँ तब मुझे खाना मिल रहा है, ठीक है। अब जब जो उसके चक्कर थे ना वो और फास्ट होने लगे ये जानने के लिए कि ये कहाँ से आ रहा है। तो जब और फास्ट होने लगे ना, वो उसकी वजह क्या थी, उस स्टिमुलस तक पहुंचना, यानी कि कैसे पहुंच पा रहा हूं मैं उस स्टिमुलस तक, उसके तक पहुंचने के लिए वो रीइंफोर्स हो गया, यानी कि उत्सुक हो गया, बूस्ट हो गया, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब तो समझते हो ना कि बूस्ट हो जाना किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तब आता है कॉन्सेप्ट निकल के रीइंफोर्समेंट। इज इट क्लियर? यस मैम, तो ज्यादातर क्लास में होता है कि बच्चों को प्राइज मिलना या गिफ्ट मिलना जिससे वो पढ़ाई करें। हाँ जी। अब एक तो हो गया तो कि जैसे आपने अभी बोला है ना, एक तो हो गया कि मैंने बच्चों को बोला कि ठीक है सैटरडे को आपका टेस्ट है, जो जो अच्छा टेस्ट करेगा मैं उसको चॉकलेट दूंगी। ये कौन सी थ्योरी, मतलब मैंने क्या किया, तो SR है या RS है? मैम इसमें तो स्टिमुलस सामने आ गया, बच्चों को प्राइज। राइट, उनको पता चल गया कि क्या मिलेगा, स्टिमुलस क्या है, चॉकलेट है। मैंने स्टिमुलस को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक यस है। मैम। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, सिंपली टेस्ट रखती हूँ और टेस्ट ले लेती हूँ, टेस्ट लेने के बाद जिनके अच्छे नंबर आए हैं बिना कुछ कहे उनको सबको चॉकलेट्स दे देती हूँ। तो ये क्या है, ये RS है। बाद में आपने एक स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस किया, और इससे क्या होगा कि बच्चे ना नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ के आएंगे कि अच्छा पिछली बार ना मैम ने चॉकलेट्स दी थी, अब अगली बार पता नहीं मैम क्या देंगे। उनका उनका क्या बन जाएगा, वो बूस्ट हो जाएंगे उस काम के लिए, ठीक है। वो और ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे उस काम को करने के लिए और उतनी एनर्जी से करके आएंगे। उसी को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यस मैम, जैसे अगर कोई कंपटीशन रखा जाता है तो वो हो गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्योंकि स्टिमुलस सामने ही है कि हमें प्राइज मिलेगा। और एक राइट, होता है कि डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहते हैं और इमीडिएटली कोई टेस्ट हो जाता है या कोई क्विज ऑर्गेनाइज होती है, तो उसमें जब बच्चा अगर कुछ जीतता है या अच्छा रिस्पॉन्स करता है, फिर जो मिलता है वो होता है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। राइट, ठीक है। तो क्लियर है ये आपको यहाँ तक? यस। ठीक है। अब आता है, अब हम आ जाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट ही अब रीइंफोर्समेंट का है स्किनर के अंदर, मतलब इसकी थ्योरी ही पूरी इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि रीइंफोर्समेंट क्या है उसको। अच्छा, यहीं से ही एक क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आता है कि रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। अगर वो बात करता है कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में जब बिल्ली के सामने खाना रख दिया था ना, तो बिल्ली वहीं पे ही रीइंफोर्स हो गई थी, हुई तो थी ना, चाहे बाद में हुई चाहे मतलब वो अलग तरीके से हुई, लेकिन वो हुई थी वहां पे। लेकिन जो थॉर्नडाइक है उन्होंने रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट की कोई बात नहीं की डिटेल में, ठीक है। लेकिन उस स्टिमुलस ने कहीं ना कहीं बिल्ली को रीइंफोर्स किया था, इस वजह से उसका जो टैग है वो दिया जाता है थॉर्नडाइक को ही कि कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन किसने किया है, ठीक है, तब नाम आता है स्किनर का। तो स्किनर की थ्योरी में स्किनर ने पूरी तरह से यूटिलाइज करके बताया है कि हम रीइंफोर्समेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और बच्चे से होमवर्क कराने के लिए या बच्चे से कुछ भी काम कराने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए हम इन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी इम्प्लीकेशन इस थ्योरी की काफी ज्यादा हो जाती है एजुकेशन के अंदर। तो मेन आते हैं, पहले हम टाइप्स कर लेते हैं, ठीक है। कितने टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है, एक होती है जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? मैम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे प्राइज देना, गिफ्ट देना और प्रशंसा करना। जी,
यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि प्रेजेंटिंग, जैसे आपको ऑप्शन में क्या लिखाता है, प्रेजेंटिंग प्लेजरेबल, प्लेजरेबल मतलब अच्छा सा कोई कुछ चीज देना, प्रेजेंटिंग प्लेजरेबल स्टिमुलस, यानी एक ऐसा उद्दीपक प्रेजेंट करना बच्चे के सामने जो उसे खुश कर रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है उसको, चाहे वो पेट थपथपाना है मतलब प्रेज करना है, चाहे वो उसको एक्सीलेंट देना है, चाहे वो उसको स्टार देना है, उसके लिए क्लैपिंग करना है, उसके लिए टॉफी देना है, चॉकलेट देना है, ऐसी सारी चीजें उसे क्या करेंगी, खुश करेंगी। तो एक खुशनुमा उद्दीपक उसके सामने रखना, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? सजा देना या फेल करना या कम मार्क्स मिलना। सजा देना अलाउड है हमें? अलाउड नहीं है, पर जैसे कि कहा गया अगर कि अंडर 5 क्लास में जैसे अनाउंस किया कि अंडर 5 अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं तो उसका रिस्पांस पुअर है, क्लास में गए तो वो एक तरह से उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला, फिर वो और मेहनत करेगा। ओके, देखो हम ना किसी भी तरीके से बच्चे को फिजिकली या मॉरली मतलब क्या नहीं कर सकते कि तंग नहीं कर सकते, मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, है ना, ना फिजिकली और ना ही मेंटली, विच इज नॉट एट ऑल अलाउड इवन। और आपको ये क्वेश्चन भी आया था एक बार कि पनिशमेंट इज, ठीक है, क्वेश्चन सीधा था, पनिशमेंट इज, नीचे लिखा था मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड ऑल दैट दोस थिंग्स, ठीक है, नेगेटिव भी लिखा था वहां पे। चार ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यूजीसी था नॉट एट ऑल अ रीइंफोर्सर, यानी कि वो पनिशमेंट को रीइंफोर्सर मानते ही नहीं। वो कहते हैं इससे बच्चा काम नहीं करता, इससे बच्चा ढीठ बनता है, ठीक है। आप उसको अगर पनिश करेंगे, दंड देंगे, किसी भी प्रकार का दंड, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली है, अगर आप उसको पनिश करेंगे तो पनिशमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन एंड इट इज नॉट अ रीइंफोर्सर एट ऑल, एट ऑल मतलब क्वेश्चन सीधा यही लिखा था कि नॉट अ रीइंफोर्सर एट ऑल, ठीक है। तो वही उसका करेक्ट था। तो पनिशमेंट क्या है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो रीइंफोर्समेंट में आता ही नहीं, ठीक। अब आता क्या है, देखो उन्होंने क्या क्या मानते हैं वो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दो तरीके से लिया जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक तो होता है जी टू टेक अवे प्लेजरेबल स्टिमुलस। टेक अवे का मतलब, लेकिन हम इसको टेम्परेरीली लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि परमानेंटली बच्चे से जो चीज उसको अच्छी लग रही है वो ले लिया आपने, मतलब जो चीज उसको अच्छी लगती है ना, टेम्परेरीली वो चीज को आपने उससे ले लिया, ले लिया मतलब जैसे अगर एक टीचर, जैसे ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर एक टीचर बच्चा आज होमवर्क नहीं करके आया तो टीचर ने आज का गेम पीरियड उसका बंद कर दिया, या उसको बोल दिया कि गेम पीरियड में बैठ के आप अपना काम करोगे। अब उसको तो क्या, उसका फेवरेट चीज क्या हो गया, मतलब उसकी जो अच्छी चीज जो उसको अच्छी लग रही थी वो हमने क्या कर दी, वो हमने उसकी उससे छीन ली, ठीक है। नॉर्मली भी जैसे घर पे मदर्स कहती हैं कि जब तक खाना नहीं खाओगे मैं टीवी नहीं देखने दूंगी, जब तक ये नहीं करोगे मैं गेम नहीं खेलने दूंगी, बाहर नहीं जाने दूंगी। तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स। आप एक चीज को दिखा के जब दूसरी चीज को मतलब क्या चीज दिखाते हो जो उसकी प्लेजरेबल, जो आपके बच्चे को पसंद है, आपके स्टूडेंट को पसंद है ना, वो चीज बच्चे को दिखा के आप कहते हो कि भाई जब तक ये नहीं करोगे ये नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना। यस मैम। दूसरा आता है यहाँ पे टू टर्मिनेट अनप्लेजरेबल, यहाँ पे स्टिमुलस चेंज हो गया, स्टिमुलस कैसा हो गया, जैसा बच्चे को पसंद ही नहीं है, अनप्लेजरेबल, यानी जो बच्चे को अच्छा नहीं लगता उस चीज को बंद करके, ठीक है। जो बच्चे ऐसी कोई भी चीज जो बच्चे को क्या कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है या बच्चे को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, आप उसके बिहाफ पे भी उसको रीइंफोर्स कर सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि ठीक है तुझे ये पसंद नहीं है ना, मैं ये बंद कर दूंगी, ये चीज तुझे तंग कर रही है ना, मैं ये बंद कर दूंगी, लेकिन बदले में ये काम कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अच्छा एक बार ना एक पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा के पेपर में आया था, वो ना इसके ऊपर था बट वो एग्जाम्पल था इसी के ऊपर कि वो बट उन्होंने ऐसे लिखा था, सीधा ही पूछा था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या नेगेटिव है, तो बड़े सारे बच्चे उसको पॉजिटिव लगा के आए थे,
कि हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं, वो गाड़ी का एग्जाम्पल था कि अगर एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा है बट उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अब सीट बेल्ट ना लगाने पे गाड़ी में एक सेंसर बजता है, सेंसर बजता है ना अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो, ठीक है। तो वो सेंसर किस चीज का काम कर रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव, या दो ऑप्शन और होते हैं कोई भी, तो किस चीज का काम कर रहा है वो? सेंसर बजने का मतलब क्या होता है? अलर्ट कर रहा है तो वो ना। हाँ जी, वो सेंसर इंडिकेट उसको करना पहना कि नहीं, वो बंद नहीं होगा। सेंसर नेगेटिव क्या? बीवीएस हम्म। वो तब देखो तक बजता रहेगा जब तक आप उसको पहनो। हाँ, मतलब जब तक आप उस काम को फुलफिल नहीं करोगे वो बजता रहेगा, और वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, हम उससे क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि अरे ये बजता रहेगा, इससे तंग अच्छा हो सीट जाते हैं, बेल्ट लगा बिल्कुल। लो। सीट बेल्ट ठीक है, लगा ले, ठीक है। हाँ, तो हाँ। हम क्या करते हैं, उस चीज को, जो चीज हमें फ्रस्ट्रेट करती है या जो चीज हमें इरिटेट कर रही है, वो सेंसर नेगेटिव इरिटेशन के लिए लगाया गया है, ठीक है। वो नेगेटिव हुआ सेंसर फिर वो। इसलिए, हाँ जी बिल्कुल, वो नेगेटिव है क्योंकि उसको हम बेल्ट लगा के क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। वो जो चीज मुझे तंग कर रही थी या जो चीज मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रही थी, मैंने उससे हटाने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए बेल्ट को लगा लिया, मतलब उसने जो काम मेरे से करवाना था उसने करवा लिया, ठीक है, उस सेंसर ने। तो वो सेंसर क्या है, नेगेटिव सही बोला रीइंफोर्समेंट मैम, का काम करता है, ठीक है। गुड एग्जांपल दिया मैम आप। ये मैंने नहीं दिया, ये पेपर इसे वालों ने दिया, भूलेगा नहीं कभी अब। बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाते हैं वो। नहीं, बट रीजन ये है हाँ, ना कि मैं जाती हूँ ना तो वो शोर जब तक वो नुकसान करता है बहुत। बट हम्म, ये एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा दिया, कभी भूलेगा नहीं अब। हाँ, बट बड़े बच्चे इसके ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लगा के आए थे। देखो आपको ना ये नहीं देखना पॉजिटिव, पता है क्यों लगा के आए थे, मैंने बोला पॉजिटिव क्यों लगा के आए, क्या सोच के पॉजिटिव लगाया, क्योंकि एक्चुअली तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम ज्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं क्लासरूम के बेस पे एग्जाम्पल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ही हटके था, मतलब ड्राइविंग के ऊपर दे दिया, और बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि सेंसर बज रहा है तो ये कह रहा है कि सीट बेल्ट लगा लो, और सीट बेल्ट लगाना तो हमारे अच्छे के लिए होता है, मतलब सेफ्टी के लिए होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लगा के आ गए। तो उन्होंने, मतलब उन्होंने मुझे ये रीजन दिया कि मैम हमने सोचा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, कि हम मतलब वो बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हमने रिजल्ट नहीं देखना है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि तरीका क्या है उस चीज को कराने का। यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो रिजल्ट तो दोनों से ही सेम मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम अपना डिजायर्ड बिहेवियर ले सकें, टू गेट डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। दोनों का ही ये मोटिव होता है, चाहे मैं बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रही हूँ चाहे मैं नेगेटिवली, कभी भी पेपर में ये नहीं सोचना कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा तो नेगेटिव भी देगी ना, नेगेटिव ने भी क्या किया, सीट बेल्ट लगवाई, ठीक है, नेगेटिव ने भी बच्चे का होमवर्क करवाया, डिजायर्ड बिहेवियर दोनों से निकल के आएगा। सो कभी भी उस पेपर में मतलब रिजल्ट नहीं देखना, अपने तरीका देखना है कि उसने क्या किया, प्रेजेंट किया स्टिमुलस को जो प्लेजरेबल था, या फिर उससे छीन लिया, ले लिया, ठीक है, या फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जो अनप्लेजरेबल था। तो ये 3 तरीके आपने वहां पे देखने हैं, अगर इन एनी केस ऐसा कोई एग्जांपल आ जाता है तो। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके टाइप्स की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्केड्यूल्स की, कि रीइंफोर्समेंट कब कब दी जानी चाहिए या कब कब दी जाती है, और किस किस तरीके से दी जाती है। स्केड्यूल्स यानी अवधि। देखो स्केड्यूल्स के अंदर क्या है कि हमारे पास मेन 4 तरीके के स्केड्यूल्स आते हैं, उसके अलावा एक स्केड्यूल होता है, वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम ये चारों डिस्कस कर लेते हैं, और चार क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत हद तक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो और है भी आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बट हाँ वो बस जैसे पूछते हैं मतलब इसमें क्या है। तो हमारे पास 4 तरीके की रीइंफोर्समेंट्स हैं। नंबर 1
फिक्स्ड, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं वैसे अपने हिसाब से लिख रही हूँ। फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड इंटरवल। अगर कोई हिंदी में लिख रहा है तो मैं हिंदी में बता दूंगी, बता देती हूँ इनका नाम। सॉरी, वेरिएबल, अरे बाप रे, रेशो, वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशो मतलब निश्चित अनुपात, अनुपात बोलते हैं हम इसको, और ये है निश्चित अंतराल। ठीक है, अंतराल मींस द इंटरवल, टाइम डिफरेंस। ठीक है, फिर आता है परिवर्तित अनुपात और परिवर्तित अंतराल। ठीक है, अब हम इनको समझ लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है, तो हमें ये एग्जाम्पल से समझने पड़ते हैं। देखो, पहली चीज तो आपको दो चीजें यहाँ पे आपको फिक्स नजर आ रही हैं, और दो चीजें यहाँ पे आपको मतलब फिक्स मतलब दो एक जैसे नजर आ रहे हैं, दो एक जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, दो जगह आपको रेशो और रेशो नजर आ रहा है, दो जगह आपको इंटरवल और इंटरवल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब हम पहले फिक्सेशन की बात कर लेते हैं कि फिक्स्ड होने का मतलब क्या है। फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि मैं पहले से ही तय करके चलती हूँ कि मैं कब बच्चे को टॉफी दूंगी या कब बच्चे को चॉकलेट दूंगी। मतलब ये जो पहला और सेकंड दूसरा नंबर है, इसके अंदर जो टीचर है या जो पेरेंट है, जो भी है, जो भी रीइंफोर्सर है, मतलब जो रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले से ही डिसाइड करके चलता है कि मैंने रीइंफोर्समेंट देनी कब है। लेकिन अब हमें डिफरेंशिएट कहाँ करना है, रेशो और इंटरवल के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ये तो पता चल गया कि इसमें पहले से सोच के चलते हैं। अब जैसे रेशो का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो मैंने बच्चे को एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे दिया। ठीक है, उस टेस्ट के अंदर मतलब मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं आफ्टर एवरी 6th रिस्पॉन्स उनको रीइंफोर्समेंट मतलब टॉफी दूंगी, नहीं शाबाश दूंगी, चलो टॉफी कौन देता है ना। हर छठे क्वेश्चन के बाद, हर छठे क्वेश्चन के बाद, ये छठा मैंने लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी सोच के चल सकते हो, किसी भी पे फिक्स कर सकते हो, सेकंड पे भी कर सकते हो, 10th पे भी कर सकते हो, जहां पे भी आप फिक्स करना चाहते हो। ठीक है, तो आफ्टर, जैसे मैंने फिक्स कर लिया कि मैं हर 6th रिस्पॉन्स के बाद बच्चे को जाके कहूंगी वेरी गुड। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये किस तरीके की रीइंफोर्समेंट है, दिस इज फिक्स्ड रेशियो। इज इट क्लियर? क्लियर हुई है? यस मैम। ठीक है, देन आता है फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल में हम देखो, यहाँ पे हम क्या फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे हम मेन चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को फिक्स कर रहे थे, यहाँ पे हम किसको फिक्स करेंगे, टाइम को। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या है, किससे, टाइम से है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आफ्टर एवरी 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स क्या हो गए, टाइम हो गया ना। मैं मिनट भी रख सकती हूँ या मैं 1 घंटा भी रख सकती हूँ, जितना भी मेरा जो भी मुझे लगता है कि इतने घंटे का पेपर है, तो हर 1 घंटे बाद, अगर 3 घंटे का पेपर है तो हर 1 घंटे बाद मैं उसको शाबाश दे रही हूँ या उसको क्या मोटिवेट कर रही हूँ, या जो भी उसको रीइंफोर्समेंट मैंने देनी है, या टॉफी दे रही हूँ, चॉकलेट दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप किस चीज को फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम को फिक्स कर रहे हैं। दोनों क्लियर हुए, फिक्स रेशियो और फिक्स इंटरवल? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं वेरिएबल रेशो। रेशो और इंटरवल का मतलब तो अब आप समझ गए कि जब मैं रेशो कहती हूँ तो इसका मतलब रिस्पॉन्स होता है, और जब मैं इंटरवल कह रही हूँ तो इसका मतलब टाइम से होता है। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या है? अब वेरिएबल का यहाँ पे मतलब है कि आप बदल सकते हो, यहाँ पे फिक्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मन आया मैंने दूसरे नंबर पे दे दिया, दूसरे क्वेश्चन पे, मेरा मन आया तो मैंने चौथे पे दे दिया, मेरा मन आया तो मैंने दिया ही नहीं कुछ देर। ठीक है, मेरा मन, जब मतलब आप अपने हिसाब से उसको रीइंफोर्सर को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो, यानी कोई फिक्सेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ना ही रिस्पॉन्स में और ना ही टाइम में। तो वेरिएबल रेशियो का जैसे हम अगर लिखेंगे तो आफ्टर
सॉरी, एट एनी रिस्पॉन्स, यानी मेरी मर्जी। लेकिन आप किस पे देंगे? ओनली ऑन राइट रिस्पॉन्सेस। ऐसे थोड़ी ना कि जब वो गलत आंसर दे रहा है तब भी मैं शाबाश बोले जा रही हूँ उसको, है ना। तो जब वो करेक्ट आंसर आपको देंगे तब ही आप उनको क्या करोगे? रीइंफोर्स करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एट एनी टाइम, मेरी मर्जी मैं उसको अभी करूं, मेरी मर्जी मैं उसको 1 मिनट बाद ही फिर से शाबाश कह दूं, या मेरी मर्जी मैं उसको 10 मिनट शाबाश बोलूं ही ना, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग तरीके की हम रीइंफोर्समेंट की अवधियां अपनाते हैं। आर दे क्लियर? मैम एग्जांपल कोई क्वेश्चंस आए हो इस टाइप से कोई? एग्जाम्पल तो वो तो आंसर आप ही तो बताओगे, मैं तो पूछूंगी। अच्छा चलो बताओ, पहले पूछे समझ जरा में आ क्या गया? है? समझ में आ गए ये चारों? कुछ आ तो गए? आया है समझ। हाँ कुछ तो आया है। अब हाँ, एग्जाम्पल से आता है। एक टीचर को मंथ एंड में जो सैलरी मिलती है वो कौन सी रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है? वो हाँ फिक्स्ड बताओ, इंटरवल श्योर होके फिक्स्ड बताओ। मान हर गई मंथ 4 के बाद मिलती है। हाँ जी, फिक्स्ड क्यों होगा मैम? हर फिक्स्ड इंटरवल है ना, हर मंथ के बाद मिलती है और वो फिक्स्ड। मंथ किस में आता है? इसमें आएगा ना टाइम में। हाँ जी, देखो तो ये फिक्स्ड इंटरवल है, ठीक है। फिक्स 1 महीने इंटरवल ही बाद बोला ना, फिक्स आफ्टर इंटरवल 1 ही मंथ, है। हाँ जी, राइट आफ्टर 1 मंथ उनको सैलरी मिल जाती है, तो इट मींस टाइम से रिलेटेड है। तो टाइम जब हम देखो, टाइम मैंने कहा था सेकंड से लेके हम उसको ईयर तक में हम उसको गिन सकते हैं, है ना। तो उस हाँ हिसाब हाँ से जब वो टाइम की बात कर रहा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट आपको होल्ड रखना पड़ेगा। हेलो हेलो हाँ हाँ जी। जहाँ पे हमने करियर में जहाँ पे हमने रिज्यूम मांगा है ना बच्चे का, ओ सॉरी टीचर का, कि वहाँ पे वो मेल करे अपना रिज्यूम, जो भी फैकल्टी जी ओके ओके अपलोड करेगा, तो वो कहाँ हमें जी 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 अच्छा ठीक है। हाँ नहीं नहीं वो आप फिर ना उसको रीडायरेक्ट कर देना ना उस पे, इसलिए मैंने भेजा था जी, बस ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी आपकी वर्क का पिक था। हाँ जी हाँ जी, उसकी फोटोज अभी तक आई नहीं है बच्चों की, तो मैं हाँ जी ठीक है ठीक है। एक सर डेमो लेक्चर का पेज था, उसमें अभी कुछ नहीं डालना, उसको हमने अभी के लिए छोड़ना है। फॉर्मेट उसमें वीडियोस डलेंगे, अब आप अपने हिसाब से देख लो एक बारी। हाँ जी वीडियोस डलेंगे उसके अंदर, डेमो लेक्चर्स या डेमो वीडियोस करते हैं उसको, डेमो लेक्चर में। हाँ जी ठीक है। एक हमारा पेज था फैकल्टी का, जो अभी आपको भेजनी है, उसमें भी फोटो की दिक्कत आ रही है। फैकल्टी में वो मैं आपको एक रेफरेंस पेज वहाँ पे टैग कर दूंगी, ठीक है। तो आप वो पेज देख लेना, उसके हिसाब से लगा देना बस। और फोर्थ वन हमारा कंटेंट पेज था, जिसमें अभी हमने कोई कंटेंट नहीं देना, बट उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा या इमेज हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी उसमें वीडियो नहीं रहेगी। हाँ जी नहीं डेमो वीडियोस भी नहीं डालनी, फैकल्टी और उसका जो डेमो वीडियो वाला है और कंटेंट वाला वो हमने अभी डिसेबल रखना है। हाँ जी हाँ जी वो पेंडिंग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो पेंडिंग। बाकी करेक्शंस हो गई थी, वो समझ में आ गया था, वैसे तो मैंने ऐसे लिख के भेज दिया था, ठीक है।
हाँ जी श्योर, हाँ जी ठीक है, मैं क्लासेस के बाद कर लूँगी। ठीक, ओके। हाँ जी, बस जैसे ही मेरे पास आ जाता है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, एक तो फोटो लगानी है फैकल्टी की और साथ में उनकी जो भी क्वालिफिकेशन या नेम या क्या सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, बस छोटी मोटी डिटेल्स और कुछ नहीं। हाँ जी, ओके। हाँ जी सॉरी, अर्जेंट था। अच्छा, हाँ मैं क्या पूछ रही थी कि मंथ एंड पे सैलरी मिलती है, तो मंथ क्या हो गया हमारा, टाइम में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को, वह क्वेश्चन में ये मैं पलट रही हूँ क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन तो यही था। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि एक टीचर को हर लेक्चर के बाद सैलरी मिलती है, तो वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड रेशियो हो जाएगा मैम। राइट, रेशियो है ना, समझ गए ना, मतलब रिस्पॉन्स और टाइम का डिफरेंस, कि अगर मैं लेक्चर दूंगी तो सैलरी मिलेगी, यानी रिस्पॉन्स करूंगी, रिस्पॉन्ड करूंगी तो सैलरी मिलेगी। ये नहीं है कि फिक्स है भी टाइम, चाहे मैं, अब देखो टाइम के अंदर तो मैं, अगर मैं मंथली सैलरी पे हूँ तो मैं कितनी भी छुट्टी ले सकती हूँ, या मैं बीच में क्या पता मैं रिस्पॉन्स दूं, देने ही ना हूँ, मतलब क्लास ही ना दूं, है ना, छुट्टी ले लूं। लेकिन वहां पे क्या होगा रिस्पॉन्स वाले में, कि जितनी क्लासेस मैं मंथ में दूंगी, चाहे वो मंथ है चाहे वो हफ्ता है, चाहे जैसे भी है, जितनी क्लासेस दूंगी उतने के मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये फिक्स रेशियो में आ गया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। एक टीचर क्या था क्वेश्चन, हाँ, एक टीचर हर 2 करेक्ट आंसर्स के बाद, मतलब क्वेश्चंस के बाद बच्चे को रीइंफोर्स कर रही है। फिक्स्ड रेशियो है। सोच लो। हर 2 क्वेश्चन के बाद ना, हाँ जी, a teacher is आफ्टर एवरी सेकंड reinforcing, क्वेश्चन ना। नहीं सुनो, after every 2 correct responses. टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज हुआ ना, तो वेरिएबल रेशियो, रिस्पॉन्स हुआ इस पे, वेरिएबल रेशियो होगा फिर। बिल्कुल वेरिएबल रेशियो होगा। वेरिएबल, हाँ, क्योंकि 2 करेक्ट रिस्पॉन्स बोला ना। राइट, तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये हाँ। क्वेश्चन भी पेपर का, ये मेरा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बस आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, एवरी लिख के उन्होंने क्या कंफ्यूज कर दिया कि बच्चा देखते ही उसको क्या लगाएगा, फिक्स्ड लगाएगा, कि एवरी वर्ड आ गया वहां पे, कि हर एक में फिक्स कर रखा है। बट करेक्ट का मतलब वहां पे पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, कि जब उन्होंने कह दिया कि सिर्फ राइट, हर जब राइट होगा, ठीक है, चाहे वो, अब जैसे मान लो पहला राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा रॉन्ग है, चौथा भी रॉन्ग है, फिर पांचवा जो है वो राइट निकला, फिर सिक्स्थ जो है वो रॉन्ग है मान लो, फिर सेवेंथ जो है वो राइट है, ठीक है, एट्थ मान लीजिए रॉन्ग है, और नाइन्थ जो है वो राइट है। तो आफ्टर एवरी 2 का मतलब क्या हुआ, कि इसके बाद एक तो रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, फिर इसके और इसके बाद मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी क्योंकि 2 करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार मिलेगी। बट जो नॉर्मली अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लगेगा कि पहले और दूसरे के बाद मिलेगी, फिर तीसरे और चौथे के बाद मिलेगी, बट हमने जब करेक्ट वर्ड वहां पे यूज कर दिया तो उसकी क्वेश्चन की मतलब ही बदल गया। समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन ये भी चीज में आता है, देखो पहला अगर बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जैसे मेनका के पेपर में आ सकता है बेसिक क्वेश्चन, बट नेट में तो नहीं आएगा, कि इनमें से कौन सा एक रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल नहीं है, या फिर कौन सा एक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये आया है बेसिक, शुरू में उन्होंने यही पूछा था। उसके बाद उन्होंने पूछने शुरू कर दिए एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल्स अभी बताए, ये हमें नेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कौन सा है, बताओ सबसे बेस्ट कौन सा है। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। सबसे बेस्ट रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कौन सा है, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है? फिक्स्ड इंटरवल वाला। फिक्स्ड इंटरवल। मैम वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो क्यों? अगर फिक्स्ड इंटरवल है तो वो क्यों, अगर वेरिएबल रेशियो है तो वो क्यों? मैम वो वेरिएबल रेशियो एवरी करेक्ट आंसर के बाद उसको रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है। ओके, तो फिक्स्ड रेशियो में क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे प्रॉब्लम भी तो पूछ
सकता है। तो फिक्स रेशियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो क्यों नहीं अच्छा? हम फिक्स रेशियो को इसलिए अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हर लेक्चर वो आप कैसा भी दो, सही दो नहीं दो, किसी भी तरह, तब उसमें उतनी एफर्ट्स नहीं लगेंगे कि हर बस लेक्चर देना है, उसका मिल जानी है सैलरी। हाँ जी, हाँ फिर वो जी, कैसे, बिल्कुल यहाँ पर है आपने राइट। तो इसी तरीके जैसे अब मैंने ये सीरीज बनाई है कि करेक्ट आंसर, बच्चे ने 9 क्वेश्चन किए, उनमें से छठा क्वेश्चन तो उसका गलत था। अब मैंने क्या कहा कि मैं 6th के ऊपर उसको क्या कहूंगी, वेरी गुड। अब मैं गलत के ऊपर जाके उसको वेरी गुड कह रही हूँ, है ना। तो ये जो है जो आपने फिक्स किया है, जरूरी नहीं है कि वो एक सही रिस्पॉन्स हो गई होगा, ठीक है। इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा पूछो? फिक्स्ड इंटरवल के अंदर ये क्यों नहीं अच्छा? मैम फिक्स्ड इंटरवल तो फिर इसमें तो मतलब बिल्कुल ही गवर्नमेंट वाले प्रोसीजर पे आ गए कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक बार अगर तो हमें मिलता ही रहेगा। हाँ राइट। इससे क्या होता है कि बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा उस लेवल का, है ना। यानी कि आप मतलब उतनी रीइंफोर्समेंट दिखाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पे मुझे सैलरी मिल ही जानी है, ठीक है। जैसे चूहा, अगर चूहे को खुद से बिना, चूहा क्या कर रहा था, चूहे ने इसमें से क्या अपनाया था, चूहे ने इसमें से वेरिएबल रेशो, यहाँ पे स्किनर ने उसके साथ जो काम किया, वो वेरिएबल रेशो का स्केड्यूल दिया था उसने कि लीवर पे पैर रखोगे तभी खाना मिलेगा। लीवर पे पैर रखना वाज द राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी सही प्रतिक्रिया दोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, स्टिमुलस यानी फूड मिलेगा, रीइंफोर्सर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हर 20 सेकंड्स के बाद खुद ही खाना आ जाता पिंजरे के अंदर, तो चूहा तो आराम से बैठा रहता, लेजी हो जाता वो, ठीक है। वो बैठा रहता कि अच्छा चलो खुद ही खाना आ रहा है यहाँ पे, तो है ना, खाता रहता। और अगर मान लीजिए फिक्स कर देता तो क्या पता वो छठे रिस्पॉन्स पे लीवर को क्लिक ही ना करता, ठीक है। तो ये दोनों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, वेरिएबल इंटरवल में अगर ऐसा होता कि इसमें तो जब मर्जी इन्फोर्स कर रहा है ना वो अपना, एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पर। हाँ एट एनी टाइम कर रहा है, तो उसमें उसके अंदर पता है क्या होता है, जैसे अगर चूहे को वो पहले तो 2 मिनट बाद रीइंफोर्स फूड दे देता, है ना, फिर उसके बाद 10 मिनट देता ही ना, फिर उसके बाद मान लीजिए फिर से दे देता, फिर उसके बाद क्या पता 5 मिनट ना देता, ठीक है। मतलब अपनी टाइम के इंटरेस्ट नहीं अकॉर्डिंग दे रहता रहा है। हाँ जी, उसमें, कोई एक इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं हो पाता। राइट, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, प्लस वो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स के बीच में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली खाना मिल कब रहा है, उसको पता ही नहीं कब लगता, रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हमें वेरिएबल इंटरवल के अंदर आती है, इसीलिए हम वेरिएबल रेशो जो है उसको बेस्ट कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये सारे? यस मैम, मेरे को अब इस बार मैम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, नहीं तो ये हमेशा मेरे को आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये वैसे ये सीरियसली बात बताओ, और बड़े रट्टे मारे हैं इनमें, मैंने रट्टे ही मारे हैं बहुत। रट्टा ही तो नहीं लगता यहाँ पे। मैं सीरियसली बताओ, इनको बहुत रट्टे से किया, और आज मतलब बड़े अच्छे से मैंने ये चीज देखी, बहुत अच्छा से क्लियर हुआ है कि ये आपने बताया, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज। नहीं तो इसमें तो बहुत डाउट रहे हैं ये वाले टॉपिक पे। मैं आपको कल भी कह रही थी ना कि इसमें था, किसमें थ्योरी में शेड्यूल, बहुत डाउट रहे, और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए जो गलत हुए। हाँ इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, वो पिक करते हैं इसको, बहुत और फिर क्वेश्चन। एग्जांपल भी ऐसे ऐसे देंगे कि फिर मतलब बंदा सोचता है कि क्या होगा हाँ, इसका आंसर। हाँ क्या बहुत होगा ट्रिकी, वो, बहुत फिर हम ना अपने आइडिया से लगा लेते हैं कि इंटरवल है तो टाइम होगा, ऐसे रेशियो होगा, बस वही चीजें सोच के लगा दी थी बस। राइट राइट। फिर एक लास्ट एक चीज जब वो ऑप्शन में लिखते हैं, कई बुक्स के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है, वो है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, मतलब कॉन्टिन्यूअस देना। ना तो ये इंटरवल में आती है, ना ये रेशियो में आती है, ये कॉन्टिन्यूटी में दी जाती है। यानी कि पहले पे भी रीइंफोर्स करना, दूसरे पे भी करना, तीसरे पे भी करना, मतलब हर बार जब भी आपको रिस्पांस मिल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही हुआ कि एक निरंतरता बनाए रखना, और मतलब देना ही देना, मतलब पक्का ही है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है। बट ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। कि जब भी मतलब इसमें ना राइट की बात हो रही है ना इसमें रॉन्ग की, वहां तो बात हो रही थी कि हम राइट रिस्पॉन्स के ऊपर अगर देंगे तो बच्चे का वो राइट रिस्पॉन्स पक जाएगा, यानी कि मुझे सही ही करना है, तो वो सही करने की और कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देते ही जा रहे हो, बस देते ही जा रहे हो, आप राइट नहीं देख रहे हो, रॉन्ग नहीं देख रहे हो, टाइम नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो,
ठीक है, तो ये भी आपको ऑप्शन में लिखा होगा, बट दिस इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आज हमारी खत्म होती है जी स्किनर की थ्योरी। ये लंबी चौड़ी सी है, थोड़ी टाइम ले लेती है। ठीक है, अब मैं बाकी का आपको फिर कल ही कराऊंगी। 3 थ्योरीज हमने अभी और करनी है पहले। कल हम करते हैं चिंपैंजी वाली, कोहलर की। ठीक है, अब एसआर वाली हमारी खत्म हो गई, मतलब एसआर वाली मैं आपको हल करवा दूंगी। हल की थ्योरी भी आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबी चौड़ी सी थ्योरी है, तो वो हम कल कर लेते हैं, क्योंकि फिर एसआर वाली एक साइड हो जाएंगी। उसके बाद आपको विदाउट एसआर जो यानी थ्योरीज है, जैसे कोलर की है, चिंपैंजी वाली, उसमें कोई एसआर नहीं है। कर्ट लिविन की थ्योरी है, उसमें कोई एसआर नहीं है। ठीक है, बंदूरा की सोशल लर्निंग है, उसमें कोई एसआर नहीं है। तो ये 7 थ्योरीज हमने करनी है। ठीक है, ठीक है जी। और थ्योरीज का देखो, एक चीज साथ साथ मैं कहूंगी कि इसको